नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्यूज़न के बारे में, सेल्फ डिफ्यूज़न और कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न के बारे में। तो हम लोगों ने अभी तक जो है वो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में विस्कोसिटी और कंडक्टिविटी देख लिया है, तो अभी तक बहुत सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा। और जो एक्सप्रेशन हम लोग निकालने वाले हैं, जो प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वही प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। बस इसमें क्या है कि एक डिफ्यूज़न कोफिशिएंट निकालना है हम लोगों को। पिछले में हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकाला था, उससे पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाला हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए, टॉपिक सिंपल है तो इसको सिंपल ही रखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड करने का कोशिश नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, 3 तरह का होता है मेनली। जब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना देखने को कब मिलता है, ये जो डिफ्यूज़न, थर्मल कंडक्टिविटी है या फिर हम लोगों का जो विस्कोसिटी है, ये सब देखने को कब मिलता है, जब गैस अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, यानी कि जो स्टेडी स्टेट नहीं है, अपने इक्विलिब्रियम अवस्था को जो वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वो फिर इक्विलिब्रियम को वापस पाने के लिए ये तीनों फिनोमेना में से कोई एक फिनोमेना या एक से ज़्यादा इसमें से जो वो एक साथ फिनोमेना जो है वो देखा जा सकता है, ताकि ये गैस फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टेडी स्टेट में आ सके। तो मेन हमारा यही है। और डिफ्यूज़न होता क्यों है, एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने लिया हुआ था, सिंपल वही है कि मान लीजिए किसी कंटेनर में जो है वो गैस रखा हुआ है, तो हो सकता है एक रीजन में कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो और दूसरे रीजन में कंसंट्रेशन कम हो। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन रीजन वाले से कम कंसंट्रेशन रीजन वाले में मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होने लगता है, और उसमें क्या होता है, गैस जो है वो इंटरमिक्स हो जाता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो वो जो थ्योरी वाला पार्ट है थोड़ा सा वो हम लोगों ने लिखा हुआ है। और डिफ्यूज़न कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, और ये जो डी का वैल्यू है इसका रिलेशन कैसे है आया हुआ है, ये सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं, फटाफट से क्लियर करते हैं। Diffusion may be described as the transportation of mass resulting from random molecular motion and takes place whenever there is different molecular concentration in different part of the gas। वही चीज़ बता रहा है कि डिफरेंट जो रीज़न है गैस का, वो डिफरेंट कंसंट्रेशन को क्या कर सकता है, वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट कंसंट्रेशन हो सकता है। तो जब भी हमारा जो ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि हायर कंसंट्रेशन रीजन से इन सच ए केस मोर डेंस रीजन फ्रॉम मोर डेंस रीजन, या जो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है, विल लूज मोर मॉलिक्यूल्स टू द रीजन ऑफ लोअर डेंसिटी या फिर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ जिस रीजन में लोअर कंसंट्रेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, उस रीजन में हायर वाले से लोअर वाले में क्या होगा, वो अपना जो मॉलिक्यूल्स होगा वो लूज़ करेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, मास का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है टू ब्रिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। वही है कि इक्विलिब्रियम वापस पाने के लिए ये सारा चीज़ होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, डिफ्यूज़न होता ही इसलिए है, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लेके लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन को वापस पाने के लिए गैसेज में, तो उसको डिफ्यूज़न कहा जाता है। सिंपल सा ये बेसिक है इसका। और आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्यूज़न का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से डेवलप होकर आ रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, एक फिगर में ये यहाँ पे गैस ए है, यहाँ पे गैस बी है, यानी कि दोनों जो है वो डिफरेंट तरह का गैस है, और दोनों को एक सरफेस से अलग कर दिया गया है। ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बनाया हुआ है, इस सरफेस से दोनों गैस अलग है। ठीक है, और जब हम लोग इस क्या बोलते हैं, इस सरफेस को, ये जो सेपरेटिंग वाला जो बॉर्डर लाइन है या बाउंड्री एरिया जो भी है यहाँ पे, इस चीज़ को अगर हम हटा देते हैं, तो ये दोनों गैस क्या करेगा, आपस में इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हायर रीजन मान लीजिए कि है, हायर रीजन कंसंट्रेशन है या फिर जो भी है, ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग तरह का गैस है। और हम लोगों ने डिफ्यूज़न में कहा था, जब डिफ्यूज़न स्टार्ट हुआ था ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में, तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे देखिए, ये इधर जाना स्टार्ट करेगा और ये इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों टाइप का गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो दोनों एक दूसरे से मिक्स होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो रीजन है, इसमें ए मॉलिक्यूल नहीं है और इसमें बी मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो ए वाला चाहेगा बी के तरफ जाना और बी वाले चाहेगा ए के तरफ जाना। इस तरह से क्या हो जाता है, डिफ्यूज़न हो जाता है। तो इस तरह का डिफ्यूज़न जो होता है वो म्यूचुअल डिफ्यूज़न कहलाता है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है सेल्फ डिफ्यूज़न। ठीक है, तो हम लोग जो है वो डिफरेंट तरह का गैस नहीं लेंगे। हम लोग जो इसमें, जैसे कि टाइप ए गैस है, इसमें टाइप बी गैस है, कोई भी गैस हो सकता है, लेकिन ऐसा गैस होता है जो नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैस लेना होता है। तो दोनों अलग अलग तरह का गैस हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे एक ही तरह का गैस लेंगे, सिमिलर टाइप का गैस लेंगे दोनों साइड। तो लेकिन बात ये हो जाता है कि फिर अगर सिमिलर
टाइप का अगर गैस लेंगे तो फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। डिफ्रेंशिएट कहने का मतलब है फ़र्क कैसे करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स किस तरफ जा रहा है। अगर दोनों तरफ सेम ही गैस रखा हुआ रहेगा तो कौन सा साइड का मॉलिक्यूल्स किस तरफ जा रहा है ये डिफ्रेंशिएट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लेते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स लेते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल सेम रहेगा, सबका मास अलग अलग रहता है, सबका मास अलग अलग रहता है। आइसोटॉप क्या होता है आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग हाइड्रोजन का आइसोटॉप लेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आइसोटॉप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये होता है हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन ही, लेकिन इसका अलग अलग रूप है तो गैस एक ही तरह का, सेम टाइप का गैस, सिमिलर गैस हम लोगों ने लिया हुआ है, मास अलग अलग है। और मास अलग अलग होने के कारण से काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगा, थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही। मास अगर अलग है तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो हम लोग ये जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा फिर एक का काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो अगर हम लोग इधर लिए हुए हैं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वाला मॉलिक्यूल तो इधर से इधर आ रहा होगा, और ये वाला जो है वो इधर से इधर जा रहा होगा। तो हम लोग देख के जो है वो एक तरह से पहचान करने के लिए हम लोग जो वो ये करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स किधर जा रहा है, किस तरह से वो मूवमेंट हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है या इंटरमिक्स हो रहा है, जो भी आप कहिए वो किस तरह से हो रहा है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आइसोटॉप्स ले रहे हैं। आइसोटॉप्स होता क्या है आप लोगों को पता ही होगा, मॉलिक्यूल सेम है, हमारा मतलब है हाइड्रोजन ही, इसका ही अलग अलग रूप है, सबका मास अलग अलग है। तो हम लोगों ने क्या किया है, लेट अस कंसीडर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन लिया हुआ है, हम लोगों ने प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम लिया हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर में हम लोगों ने प्रोटियम और ड्यूटेरियम को क्या कर दिया है, रख दिया है, और दोनों को सेपरेट कर दिया है, एक बाउंड्री से, एक सरफेस से अलग कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, और उस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, n बराबर जो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स लिया है, और उस मॉलिक्यूल्स को पहचान के लिए टैग्ड मॉलिक्यूल कह दिया है। हम लोगों ने इसका मॉलिक्यूल्स लिया है, ठीक है, इस प्रोटियम का मॉलिक्यूल्स लिया है, और इसको पहचान के लिए इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसका जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, प्रोटियम का जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसको हम लोग टैग्ड मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि उसको पहचान के लिए बस नाम दे दिया गया। टैग्ड मॉलिक्यूल कहने का मतलब है प्रोटियम का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बी कॉल्ड टैग्ड मॉलिक्यूल, हम लोगों ने बस उसका मॉलिक्यूल्स का गैस का जो है वो टैग्ड मॉलिक्यूल नाम दे दिया है, ताकि अगर वो इधर से इधर आए तो हम लोग कह सकें कि ये जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, या फिर जो नीचे से ऊपर जा रहा है, जो भी है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिया है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरफ से लिया है, कौन से डायरेक्शन में, तो जेड के डायरेक्शन में। हम लोग हमेशा से इस तरफ जेड का डायरेक्शन ले रहे हैं, फिर एक्स यहाँ पे दे देते हैं, फिर वाई आप दे सकते हैं इधर या फिर इधर, ठीक है। तो जो आपका प्लेन है, जिस तरह से आप प्लेन लेना चाहें, आप चाहे तो जेड इधर है तो वाई इधर भी ले सकते हैं, या फिर एक्स इधर ले सकते हैं, तो एक्स वाई जेड ऐसे करके हो सकता है आपका, ठीक है। तो जिस तरह से आपको लेना है आप ले सकते हैं, आपको जो जहाँ पे भी अगर आपको सुविधा हो, बुक में जो दिखाई दे, या फिर किसी चीज़ को अलग से फॉलो करते हैं, तो जहाँ पे जो कंसीडर किया जाता है उसके हिसाब से आप चलिए। इधर है मोर काइनेटिक एनर्जी, इधर है लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इधर से इधर क्या करेगा, फ्लो होगा, और फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में ग्रेडियंट होता है, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और किस डायरेक्शन में है, तो जेड के डायरेक्शन में, और पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बढ़ रहा है। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है, जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो हर एक स्टेप पे कितना बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए एक स्टेप ऊपर गए तो एक स्टेप ऊपर गए तो कितना कंसंट्रेशन बढ़ा, फिर 2 स्टेप ऊपर गए तो 2 इंटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर ऊपर 3 स्टेप ऊपर गए तो 3 इंटू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसी तरह से एक एक स्टेप पे कितना कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है, जो कि हम लोग ने जेड डायरेक्शन में लिया हुआ है। और हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर किया है, गामा को, ठीक है। और इस गामा को हम लोगों ने कहा है नेट फ्लक्स ऑफ टैग्ड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोगों ने गामा एक क्वांटिटी कंसीडर किया है, जो क्या बता रहा है, इस सरफेस से, ये जो S और S डैश सरफेस हम लोगों ने इन दोनों गैस को सेपरेट किया हुआ है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना मॉलिक्यूल्स, ये जो टैग्ड मॉलिक्यूल्स है, कितना मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहा है इस सरफेस से, ठीक है। इस लाइन से, यहाँ पे जो लाइन है इस सरफेस के अक्रॉस कितना मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम
क्रॉस कर रहा है, बस यही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना क्रॉस कर रहा है इस सरफेस से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे। तो इसको हम लोगों ने ले लिया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास डी आता है, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज़न, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न ही ये कहलाता है। और निगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने कहा कि फ्लो अगर इधर है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए निगेटिव साइन लगाया गया है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ से हम लोगों ने डी का वैल्यू निकाल लिया, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न है उस वो होता है इतना। और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सा डिफाइन कर सकते हैं कि ये देखिए ये गामा है, और गामा को हम लोगों ने क्या कहा है, जो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द सरफेस, जो भी सरफेस हम लोगों ने लिया है एस डैश पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टू द रेशियो किसके रेशियो में है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, ठीक है, टू द रेशियो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। सिंपल सा ये है और कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन का एक तरह से डेफिनेशन भी हो गया। अब हम लोग इस डी का वैल्यू निकालेंगे कि डी कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, सेल्फ डिफ्यूजन, क्योंकि हम लोग ने सेम तरह का गैस लिया हुआ है तो सेल्फ डिफ्यूजन कहा जाएगा, मतलब सेम तरह का नहीं, सिमिलर, सेम और सिमिलर में फ़र्क होता है, तो सिमिलर गैस हम लोगों ने लिया हुआ है तो हम लोगों ने सेल्फ डिफ्यूजन कह रहे हैं उसको, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन निकालने के लिए हम लोग जो है वो इस तरह से एक क्या कर दिए हैं, सेम वही जो प्रोसेस फॉलो किया गया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया गया था, सेम वही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। कंसिडर गैस हैविंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dN/dZ along OZ, बस वही है, O ये O है और ये Z है, इस डायरेक्शन के अलोंग हम लोगों ने एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिया है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, फिर से वही चीज़ है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन घट रहा है, यानी ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव कंसंट्रेशन, नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव कंसंट्रेशन। सिंपल सा बात है, क्लियर। अब हम लोगों ने एक रेफरेंस लेयर ले लिया है ताकि इसके ऊपर नीचे से हिसाब किताब किया जा सके। हम लोगों ने हमेशा यही किया हुआ, एक रेफरेंस लेयर लेते हैं और उसी लेयर के आगे पीछे एक दो लेयर ले लेते हैं और तब जाके सारा कुछ हिसाब किताब होता है। तो हम लोगों ने लेयर 2 लिया हुआ है, ठीक है, रेफरेंस सरफेस कंसीडर कर लिया है, ये रेफरेंस सरफेस कंसीडर कर लिया है और इसके ऊपर वाला सरफेस लेमदा डिस्टेंस पे है। लेमदा क्या है, मीन फ्री पाथ डिस्टेंस है। और ऐसा क्यों किया जाता है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इस सरफेस से, मान लीजिए इस सरफेस से कोई मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहा है, चाहे नीचे से कोई मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहा है, नीचे से कोई मॉलिक्यूल ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे कोई मॉलिक्यूल जा रहा है, तो बीच में कोई कोलिजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, मीन फ्री पाथ यानी लेमदा लिया हुआ है, ठीक है। और नीचे भी एक सरफेस लिया हुआ है जो भी लेमदा डिस्टेंस पे ही है। तो नीचे जो लेयर कंसीडर किया गया है, जो हमारा रेफरेंस लेयर है, लेयर टू को हम लोगों ने रेफरेंस लेयर लिया हुआ है और लेयर 2 के नीचे जो लेयर है उसका कंसंट्रेशन है n-, क्योंकि नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे कंसंट्रेशन घट रहा है, तो n- dN/dZ इंटू लेमदा। अब ये dN/dZ इंटू लेमदा क्यों लिया हुआ है, हम लोगों ने, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये हम लोगों को पता ही है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, ये हर एक स्टेप पे कितना कंसंट्रेशन घट रहा है, तो इतना कंसंट्रेशन घट रहा है और हम लोग कितना स्टेप चले हैं, यानी कि कितना दूरी पर है, तो लेमदा दूरी पर है तो लेमदा इंटू हो गया, ठीक है। और नीचे आ रहे हैं तो घट रहा है, इसलिए n माइनस कर दिए हैं, ठीक है, n से माइनस हो गया इतना। n इसका कंसंट्रेशन है, जो रेफरेंस हम लोगों ने लिया हुआ है रेफरेंस लेयर, उसका कंसंट्रेशन है n। और नीचे आ रहे हैं तो घट रहे हैं, कितना घट रहा है, तो इतना घट रहा है। ऊपर जा रहे हैं तो उतना ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, एक एक स्टेप पे उतना बढ़ रहा है और इतना स्टेप यानी कि लेमदा डिस्टेंस पे ये है, तो लेमदा से इंटू हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, क्लियर। तो देखिए ऊपर से नीचे जो मॉलिक्यूल्स आ रहा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्रॉस कर रहा होगा इसको, ठीक है, ऊपर से नीचे जो क्रॉस कर रहा होगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग लेयर 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का बात करें तो कितना हो जाएगा, हम लोगों ने कहा था एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कहा था कि जैसे कि हमारे पास कितना है,
n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूल होने का 6 डायरेक्शन है हमारे पास टोटल 6 डायरेक्शन कैसे है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव में और एक्स वाई जेड निगेटिव में, तो 3 और 3 6 डायरेक्शन हो गया टोटल। तो टोटल 6 डायरेक्शन है, तो एक डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं जेड डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ अभी क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ले रहे हैं। तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव करने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो मिलने का प्रोबेबिलिटी है, वो कितना होगा। तो 6 टोटल डायरेक्शन है, तो एक डायरेक्शन ले रहे हैं तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 हम लोगों का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मॉलिक्यूल होगा। तो n/6 कहिए या 1/6, अब उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हमारा, जब पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट एरिया करेंगे, सॉरी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसमें हम लोगों ने वेलोसिटी को, मतलब कि जो एवरेज वेलोसिटी है हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है v बार, जो हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, तो जैसे ये 1/6 हुआ और v क्रॉस ऐसे क्यों कर देते हैं, या फिर n/6 भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये v क्रॉस क्यों किया जाता है, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n/v हो जाएगा ये, और इनटू ये वेलोसिटी है, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम हो गया, ठीक है। और जब ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया नीचे, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस अगर कैंसिल कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ जाता है। तो वही चीज़ तो हम लोग लिखने चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग उसको लिख देते हैं। और ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आएगा, क्योंकि ये इतना नंबर ऑफ है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन इतना जो है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो जाएगा जब इसको क्रॉस करेगा, वो उसके साथ क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, जो हमारा कंसंट्रेशन है उसके साथ इनटू हो जाएगा। तो 1/6 इंटू वी तो रहेगा ही, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन हमारा, ये जो कंसंट्रेशन है ये पूरा ये हो जाएगा इसके साथ इनटू, ठीक है, जहाँ पे वी बार क्या है, हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स का एवरेज वेलोसिटी है। तो सिमिलर हम लोगों ने ये क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है, यानी ऊपर से जो नीचे आ रहा है लेयर 2 को, बीच वाला लेयर जो हमारा है रेफरेंस लेयर, उसको क्रॉस कर रहा है, कितना क्रॉस कर रहा है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इतना क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इतना क्रॉस कर रहा है। तो नीचे से ऊपर कितना क्रॉस करेगा, बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और नीचे से ऊपर जो जा रहा है वो इतना क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हम लोगों ने उतना ही लिखा हुआ है, बस निगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है वो तो आप लोगों को पता चल गया। अब हम नेट निकालेंगे, नेट जो ट्रांसफ़र होगा मॉलिक्यूल्स का, जो कंसंट्रेशन का, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड फ्लो में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहा होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नेट। अब देखिए नेट निकालने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे यहाँ से ऊपर से नीचे कंसंट्रेशन कुछ मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करते हुए यहाँ पे आया। अब ज़रूरी नहीं है जो जितना सब आया हुआ है सब यहीं पे रह जाएगा, कुछ हो सकता है फिर से ऊपर चला जाए, कुछ हो सकता है नहीं जाए, ठीक है। तो नेट निकालने का मतलब है ऊपर से जितना आया और नीचे से जितना जा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। तो जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है क्रॉसिंग जो लेयर हमारा है लेयर 2, तो उसका नेट डाउनवर्ड फ्लो निकालने के लिए इसको इससे माइनस कर देते हैं। दोनों में जो कॉमन है, कॉमन को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया हुआ है, n से n कट गया है, और बचा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो कि पॉजिटिव हो गया, निगेटिव से निगेटिव इंटू होके, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2dn/dz इंटू लेमदा है, तो 2 से 6 कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 1/3, और यहाँ पे v बार और dn/dz इंटू लेमदा। ये हमारे पास क्या आ गया, नेट फ्लो, नेट डाउनवर्ड फ्लो, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखिए यही चीज़ अगर कंसंट्रेशन के रेशियो में चला जाए, मतलब कंसंट्रेशन के साथ इसका ही रेशियो अगर हम लोग लिखें तो वो डिफ्यूजन का कोफिशिएंट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट का एक तरह से डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये क्या है, ये भी तो वही चीज़ है, ये भी क्या है, ये भी वही चीज़ है, नेट डाउनवर्ड फ्लो ही है। यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, वो यही है, यही चीज़ है, और वो रेशियो में है किसके, dn/dz, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के।
तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को इससे क्या करना है, इसके साथ रेशियो, अगर हम लोग इसको जो है वो नीचे रखते हैं, ये हमारा जो है वो मान लीजिए गामा का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है, ये गामा का वैल्यू निकल चुका है और गामा के नीचे हम लोगों को क्या रखना है, dn/dz रखना है, ठीक है। तो गामा का वैल्यू इसके जगह पे dz, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया, dn/dz दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/3 v बार लेमडा, 1/3 v बार लेमडा, d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन, ठीक है। तो हम लोगों ने ये निकाल दिया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन हमारे पास निकल गया 1/3 v बार लेमडा, ये हो गया कंप्लीट। लेकिन अब हम लोग जो है वो फिर से सब में जैसे किए हुए रिलेशन देखना है सबके साथ, और टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंस देखना है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, हर जैसे सब में किए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, और जो लेमडा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो इन दोनों को अगर रिलेशन देखा जाए, यानी कि इन दोनों का रिलेशन देखा जाए, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है अंडर रूट और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है टी। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2। तो यानी कि जो डिफ्यूज़न है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया t टू द पावर 3/2 के, यानी टेम्परेचर के पावर 3/2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के, ठीक है, सिंपल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो रिलेशन देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग ऐसे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन हम लोगों ने अभी ऐसे लिखा। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, v बार इसमें भी है, v बार इसमें भी है, लेमडा है। तो सबको इसके जगह पे हम लोग क्या कर दें, अगर d लिख दें तो d क्या हो जाएगा, d और यहाँ पे रो, ठीक है, d और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन, ये आ गया कंप्लीट। थर्मल कंडक्टिविटी के साथ करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ था, इसको रीअरेंज करके हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है। रीअरेंज क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए 1/3 है और इसमें भी 1/3 है, v बार है और लेमडा है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, d लिख देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे रो सी बी, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन हो चुका है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंसी हो चुका है, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन कहिए क्लियरली। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक में दिया हुआ, जो चैप्टर अभी तक हुआ है उस चैप्टर में से जो बुक में दिया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ इधर उधर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो क्लियर होते जाए, कैसा जो है वो आप लोगों का चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी टॉपिक है थ्योरी के हिसाब से कितना तक पहुँचा है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMA नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।